हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आपको में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है वहां तक कंप्लीट कर चुका था और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो नए साथी जी उसके लिए बताते क्लास 12 होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसी का हम लोग ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक चीज को वृद्धि और विकास के बारे में कंप्लीटली अच्छे से डिस्कशन किया है और आपको मालूम है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2, ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो विकास के सिद्धांत है, इससे भी कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ये विकास के सिद्धांत किस किस चीज के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट है विकास सिर से नीचे की ओर, यानी कि जो हम लोग का हेड है, सर से लेकर के नीचे की ओर हम लोगों का विकास कैसे कैसे होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसी में, दूसरा है यानी कि सिद्धांत में दूसरा है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि जो शरीर का केंद्र है, बीच है, उससे बाहर की ओर कैसे विकास होता है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि हम लोग मैच्योर होते हैं, सीख पर, इस पर निर्भर करता है हम लोगों का विकास, डेवलपमेंट। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट है विकास साधारण से अधिक जटिल की ओर अग्रसर होता है। फिर पांचवा पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट पढ़ेंगे और 5 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो विकास के सिद्धांत कॉपी पर नोट करेंगे और विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है, ये लिखने के बाद 2-3 पॉइंट आपको लिख देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो होता है प्रोसीड फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड। अब ये कैसे होता है देखते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि आदमी का अपना थ्योरी होता है। कोई भी थ्योरी, अगर जैसे कि इस गैलीलियो लॉ, आप लोग साइंस अगर पढ़े होंगे क्लास 10 में तो 100% पढ़े होंगे, तो बोले गैलीलियो का सिद्धांत वगैरह जो भी सिद्धांत होता है वो किसी आदमी के द्वारा होता है। उसी तरह ये मस्तका दो मुखी अथवा सिरोपुच्छीय, क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेफालोकॉर्डोन सिद्धांत वृद्धि तथा विकास के मार्गों की व्याख्या करता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन करता है। मतलब क्या है कि ये सिद्धांत जो है, जो पहले वाला जो सिद्धांत है कि विकास सर से लेकर के नीचे की ओर अग्रसर होता है, इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, मस्तका दो मुखी अथवा सिरोपुच्छीय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैफ्लोकॉर्डोन। ये सिद्धांत जो है व्याख्या करता है, इसी सिद्धांत का व्याख्या करता है। अब इस सिद्धांत में है क्या उसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। मतलब क्या है कि बालक जो है, कोई भी बच्चे पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपना सिर पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद फिर भुजाओं पर, उसके बाद जो उसका भुजा होता है उस पर, फिर टांगों पर। तो बालक जो है, यानी ये सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपना माथा पर, अपना सिर पर क्या कहता है, कंट्रोल पाता है, नियंत्रण कर पाता है, उसको उठा, ऊंचे नीचे, बैक, इधर उधर घुमा सकता है। उसके बाद फिर अपना भुजाओं पर, यानी कि जो भुजा होते हैं, ठीक है, उस पर, यानी कि जो हाथ का जो बाजू उसको हम लोग बोल सकते हैं, फिर जो है अपना टांगों पर। फिर जन्म के बाद पहले 2 माह के भीतर शिशु सिर तथा अपनी चेहरे पर नियंत्रण विकसित करता है, यानी कि जन्म के जस्ट 2 महीने बाद वो सबसे पहले जन्म के 2 माह के भीतर, यानी कि 2 महीने के भीतर शिशु जो है वो अपने माथा तथा चेहरे पर नियंत्रण विकसित करता है। अगले कुछ महीनों में अपनी भुजाओं का प्रयोग से वह स्वयं सिर उठाने में समर्थ होता है और कुछ ही महीनों में वो अपने प्रयोग से, यानी कि अपने ताकत से अपने भुजाओं, अपने माथा को जो है एक प्रकार का मतलब कंट्रोल कर सकता है, ऊंचा नीचा सब कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर देखेंगे 6 से 12 महीने की आयु में शिशु टांगों पर नियंत्रण प्रारंभ करता है तथा खिसकने, खड़े होने तथा चलने में भी समर्थ हो सकता है। भुजाओं का समवर्गीकरण सदैव टांगों के समवर्गीकरण से पहले होता है और जो भुजाओं का समवर्गीकरण है वो टांगों से पहले होता है। मतलब क्या है कि 6 से 12 महीने के बाद शिशु जो है, यानी कि बच्चे जो है, वो अपने टांगों पर यानी कि चलने लगता है, खड़े होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। और वो बोलता है कि भुजाओं का, यानी कि जो हाथ का ये है, मतलब हाथ के अंदर जो बाजू का ये है, सबसे पहले उसी का ये होता है, टांग से पहले, उसके बाद टांग का होता है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं, बच्चे जो पहले खिसकने लगते हैं तो अपने हाथ के सहारे तो खिसकता है, पैर के सहारे तो वो खड़ा नहीं हो पाता शुरू में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर कैसे होता है, वो हम लोग देख लिए। सबसे पहले सर जो है हम लोगों का, यानी कि जो माथा है वो विकसित होता है, फिर बाजू विकसित होता है, फिर पैर विकसित होता है, इस तरीके से ये पॉइंट को लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है, यानी कि मिडिल, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स। तो मिडिल यानी कि केंद्र से लेकर के बाहर की ओर। अब कैसे ये सिद्धांत, सबसे पहले इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, कभी भी आए ये ऑब्जेक्टिव में भी, यानी कि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो इस सिद्धांत को कहते हैं निकट दूर विकास। क्या बोलते हैं, निकट दूर विकास सिद्धांत कहते हैं। किसी विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है, इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं निकट दूर विकास सिद्धांत, जो कि विकास के मार्ग की व्याख्या करता है, यानी कि ये भी जो है विकास का ही रास्ता को बताता है, एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है,
इसका अर्थ होता है कि रीढ़ का जो हड्डी होता है वो शरीर के बाहरी अंग जैसे कि हाथ हो गया, उंगली हो गया, ये सब हो गया, इससे पहले विकसित होता है। बालक की भुजाएं हाथों से पहले विकसित होती है। फिर ये कहता है कि बालक का जो भुजा है उस हाथ यानी कि हाथ हो गया टोटल पूरा हाथ, और बालक का भुजा हो गया सिर्फ इतना भाग, ठीक है, जो हम लोग बाजू जो जिसको बॉडी बोलते हैं, तो वो जो है पहले विकसित होता है बालक का पूरा हाथ से। उसके बाद हाथ और पैर भी जो है वो अंगुलियों और पंजों से पहले विकसित होता है। जो हम लोगों का फिंगर होता है, अंगुली होता है, उससे पहले विकसित होता है हम लोगों का हाथ। ऑब्वियसली बात है, बच्चे को जब देखेंगे तो उसका जो हाथ का जो उंगली होता है वो मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उस पर वो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन वहीं पे हाथ को वो हिला सकता है, लेकिन उंगली को वो हिला नहीं सकता। एक प्रकार का वो कंट्रोल नहीं, कोई चीज को पकड़ नहीं पाएगा जल्दी, सिर्फ हमेशा मुट्ठी बंद करके रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उंगली पर है यानी कि जो उसका फिंगर है उस पर वो बात पर नियंत्रण पाता है, कंट्रोल पाता है, पहले वो हाथ पर नियंत्रण पाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अंगुलियां तथा पंजे अच्छी क्रियात्मक कुशलता में प्रयुक्त शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं। और इस नियम की इस पॉइंट के अनुसार क्या है, जो अंगुलियां है यानी कि फिंगर है और जो पंजा है वो जो है शारीरिक विकास में यानी कि हम लोगों का जो विकास होता है उसका सबसे अंतिम भाग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर आपका हो जाएगा 3। पॉइंट नंबर 3 क्या करा, ध्यान देंगे आप लोग। विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करता है। विकास जो है वो परिपक्वता यानी कि मेच्योर जो हम लोग होते हैं और सीख पर निर्भर करता है, यानी कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मेचुरेशन एंड लर्निंग। जो हम लोग सीखते हैं उस पर, और परिपक्वता जो मेच्योर होता है सीख करके उस पर निर्भर करता है। अब कैसे वो देखते हैं। विकास बालक में 2 कारकों के कारण होता है। 2 कारक, सबसे पहला कारक है आपका परिपक्वता, दूसरा कारक है अधिगम। अब विकास के लिए इन दोनों कारकों का होना आवश्यक है, यानी कि परिपक्वता का भी होना आवश्यक है और अधिगम का भी। अब परिपक्वता और अधिगम का जो है यहाँ पर ज्यादा डिफाइन नहीं है, आगे वाला चैप्टर में इसका अच्छे से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ परिपक्वता समझ लीजिए मेच्योर, और दूसरा है आपका अधिगम, ठीक है। और ये दोनों कारक बड़ा आवश्यक है किसी भी चीज का विकास के लिए। अब देखिए, इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में, यानी कि अगर इनमें से एक भी नहीं रहा विकास, यानी कि कौन कौन सा में, परिपक्वता में और अधिगम में, तो दोस्तों आपका जो है विकास सामान्य रूप से संभव नहीं है, ठीक है। तो इनमें से अगर एक भी नहीं रहा तो आपका जो विकास जो है वो सामान्य रूप से संभव नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, हाँ, तो इनमें से अगर एक भी नहीं रहा तो सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि दोनों कारक अनुपस्थित है तो निश्चित रूप से बालक में किसी प्रकार का क्रियात्मक विकास नहीं होगा, और एक भी अगर उपस्थित रहा, अनुपस्थित रहा, तो निश्चित रूप से बालक का जो विकास है वो नहीं होगा। और क्रियात्मक विकास पर अधिगम तथा परिपक्वता का अलग अलग प्रभाव ना पड़कर मिला जुला या अंत क्रियात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा थोड़ा करके सब में हमको लिखना है, ठीक है, 5 पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या है, विकास साधारण से अधिक जटिल की ओर अग्रसर होता है। मतलब क्या है कि शुरू में विकास जो साधारण होता है, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब हम लोग समझ सकते हैं, एग्जांपल ईयरफोन को लेंगे तो ईयरफोन का वायर को देखेंगे तो कितना मतलब झंझट के जैसा उजरा हुआ होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो उसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यानी कि जटिल सिचुएशन। और ये विकास, तो विकास जो है वो साधारण से लेकर के जटिल की ओर जाता है। कैसे जाता है हम लोग देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत कठिन की ओर। देखते हैं, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य से जटिल की ओर अग्रसर होती है। बच्चे अधिकतर समस्या के कारणों को दूर करने के लिए क्रियात्मक तथा भाषागत कौशलों का प्रयोग करते हैं। और जो बच्चे होते हैं ऐसी समस्या को वो दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं, एक तो क्रियात्मक तथा भाषागत कौशलों का जो है प्रयोग करता है। और विचारात्मकता के प्रथम स्तर पर यह देखा जाता है कि वे किस प्रकार से वस्तुओं और उनके कार्यात्मक संबंधों के विषय में सोचते हैं। और बच्चा शुरू में क्रियात्मक करता है, फिर बाद में भाषागत यानी कि अपना लैंग्वेज को भी एक प्रकार का, जैसे शुरू में कुछ बोलता है, धीरे धीरे उसमें विकास होते जाता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। उसी तरह पहले कोई काम नहीं करता, फिर धीरे धीरे वो काम करने लगता है, कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, तो जटिल, ठीक है। और क्या है, विचारात्मकता के प्रथम स्तर पर यह देखा जाता है कि वे किस प्रकार से वस्तुओं और उनके कार्यात्मक संबंधों के विषय में सोचते हैं। और विचारात्मक यानी कि ऐसे सोचा जाता है कि वो किस प्रकार से किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में वो सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है। आगे देखेंगे, दो वस्तुओं के मध्य के संबंधों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बच्चों के क्रियात्मक कौशलों का आगे भी विकास होता है और धीरे धीरे वे वस्तुओं तथा विषयों के जटिल संबंधों को समझने में भी समर्थ हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को यहाँ पर समझिए, जैसे कि बच्चों को अगर आप खिलौना दिए, ठीक है, बच्चों को खिलौना दिए, तो अगर आप शुरू में एक खिलौना लेके खेलता है, अगर आप 4-5 खिलौना देते हो, वो 4-5 खिलौना को लेता है, उसको तोड़ फोड़ के किसी को इसके साथ जोड़ता है, किसी को उसके साथ जोड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो आसानी में था, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में जो है आते जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे भी जो है वो कॉम्प्लेक्स में, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पर प्रूव किया कि विकास जो है वो साधारण से लेकर के अधिक जटिल की ओर अग्रसर होता है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आपको नोट कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, विकास का सिद्धांत लेकर के ये 5 पॉइंट को लिख देना है और 5 पॉइंट में थोड़ा थोड़ा करके ये सब चीज को लिख देना है। सारा चीज को एक तरफ से नहीं लिखना, क्योंकि आप लोग पूछते भी है कि सर पूरा कैसे लिखेंगे, तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 5। वृद्धि तथा विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वृद्धि और विकास जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ही बालक विकसित होता है, यानी कि वो विकसित होता है, वह पहले से ही प्राप्त की गई कुशलताओं में कुछ और जोड़ता है।
कोई भी बात हो, कोई भी आदमी जो सीखता है, सीखने की प्रवृत्ति हर आदमी होती है और कुछ ना कुछ वो ज़्यादा सीखते रहता है, ठीक है। तो जैसे ही प्राप्त की गई कुशलताओं में कुछ और जोड़ता है तथा नई कुशलताएं कौशलों पर शासन तथा आगे प्राप्ति का मूल बन जाती है। अधिकांश बालक इसी आदर्श का अनुसरण करते हैं और अधिकांश लगभग 99% बालक है जो कि इसी प्रकार चलते हैं। वो अपने जो नॉलेज को जो है इम्प्रूव करने में लगा हुआ रहता है। विकास का एक स्तर या चरण दूसरे चरण की नींव भी रखता है और ये विकास का जो स्तर है, जैसे कि हमारे दादा लोग थे, उनको दुनिया के बारे में एक प्रकार का सोच सकते तो कम जानकारी थी, फिर हम लोगों को थोड़ा बढ़ते जा रहा, फिर हम लोग और क्योंकि नेट की दुनिया आ रही है, ये सब दुनिया आ रही है, तो नॉलेज हम लोगों का बढ़ते जा रहा। तो यही है, विकास जो है वो एक स्तर या एक चरण से दूसरे चरण की नींव भी रखता है। उदाहरण के लिए नींव रखना मतलब समझ रहे, जैसे कि राजा लोग पहले क्या करते थे, कोई चीज़ का नींव रखते थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का मतलब कि नींव रखा, ठीक है, बनाया, लेकिन उसको बनाने वाला कौन था, इल्तुतमिश। तो उसी तरह एक प्रकार का नींव रखता है, ठीक है। उसके बाद भाषा विकास के क्षेत्र में बालक सबसे पहले रोता है, इसके बाद धीरे धीरे शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। मतलब क्या है कि बच्चा सबसे जब जन्म होता है, जब उसका पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो सब कुछ शब्दों तथा वाक्यों का जो प्रयोग करना वो शुरू कर देता है। तो ये चीज थी आपका पॉइंट नंबर 5 और विकास का सिद्धांत यहाँ आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे, बालक का शारीरिक विकास। ये बालक का शारीरिक विकास क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसमें अक्सर फंसते हैं और ये भी 5 नंबर का कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सबसे पहले है लंबाई। लंबाई मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है वो लंबाई यानी कि जो ऊंचाई वृद्धि करते हैं उसी को लंबाई बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी जो लंबाई है वो 20 इंच होती है और जो लड़की जो होती है, लड़कों की अपेक्षा में लड़की जो होती है वो आधे इंच कम की होती है लड़कों से, ठीक है। तो लंबाई जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लंबाई 20 इंच होती है, लेकिन लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच जो है वो अधिक होता है, यानी कि लड़का का जो लंबाई है वो लड़कियों की अपेक्षा आधा इंच अधिक होता है। और शिशु की जो लंबाई है प्रारंभ 2 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ता है। शिशु का जो लंबाई है, बच्चे का जो लंबाई है, वो प्रारंभ यानी कि शुरू के 2 वर्ष में, शुरू के 2 साल में बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन वृद्धि की यह गति जो है बाद में धीमी पड़ जाती है और 2 साल बाद जो है ये धीमी पड़ जाता है, ठीक है। निम्न तालिकाओं में विभिन्न आयु बालकों की लंबाई दर्शाई गई है, आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो बच्चे देखिए कैसे कैसे करके वृद्धि करते हैं। देखिए सबसे पहले लेटा हुआ, फिर इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चे लेटा हुआ, इस सीने के बल पर सोया हुआ है, उसके बाद देखिए कैसे कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से है। तो ये चित्र दिया हुआ है कि बच्चे जो है किस प्रकार जो है वो निम्न से लेकर के तेजी से तीव्र गति से 2 ईयर्स के अंदर में सबसे ज्यादा वृद्धि होता है, उसके बाद फिर ये धीमी पड़ जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो टोटल कितना इंच का होता है, 20 इंच का, और लड़की जो है आधा इंच हमेशा लड़कों से यानी कि बालक से कम होती है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भार या वजन, ठीक है। अब भार या वजन क्या होता है इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा भी गया है कि भार या वजन। तो जन्म के समय बालक का जो भार है वो 2.5 kg से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक होता है। यानी कि जब पैदा होता है तो लड़के का जो भार होता है, बालक का भार जो होता है वो 2.5 kg से लेकर के 3 किलोग्राम तक होता है, लेकिन बालिका का जो है वो 7 पाउंड यानी कि 3 किलोग्राम होता है। लेकिन वहीं पे बालिका का जो है वो टोटल 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम जो है बालक का होता है और बालिका का जो है 7 पाउंड यानी कि 3 किलोग्राम होता है। और भार की वृद्धि का समय जो है लगभग सभी बालकों में समान रहता है। और बालक में जो है भार का वृद्धि का समय यानी कि 1 साल में अगर वो 10 किलो बढ़ा तो सभी लड़कों में लगभग 10 किलो ही बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कोई लड़कों में 50 किलो हो गया, 1-2 में एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से लगभग तिगुना हो जाता है और पहले वर्ष में यानी कि सिर्फ 12 महीने के अंदर जब वो जन्म हुआ था उससे लगभग 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और जन्म से लेकर 5 महीने तक बच्चे के भार की वृद्धि बहुत तेजी से होती है और जब पैदा हुआ उससे लेकर के 5 महीने तक बच्चे का जो वृद्धि है वो और तेजी से होता है। ये छोटा छोटा पॉइंट है और ये सभी छोटा छोटा पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जो बच्चा जब पैदा हुआ 2.5 से लेकर के 3.5 किलोग्राम था, बालिका जो है वो 7 पाउंड यानी कि 3 ग्राम का होता है। और भार की जो वृद्धि है लगभग सभी बालकों में समान रहता है। पहले वर्ष के अंत में वो जो है जन्म से लगभग 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1 साल में ही वो जन्म जितना में पैदा होता है, जैसे मान लीजिए 3 किलो पैदा हुआ तो 10 किलो 9 किलो हो जाता है वो 1 साल के अंदर में, ठीक है। और जन्म से लेकर 5 महीने तक बच्चे की जो भार की वृद्धि है और जन्म से लेकर 5 महीने तक, 5 महीने के अंदर में जो उसका वजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद फिर ये धीमी पड़ जाता है, उसका भार जो है भार से लगभग 2 गुना हो जाता है। और शिशु का भार की गति जो है 5 माह के पश्चात धीमी पड़ जाती है। और जो शिशु यानी कि जो बच्चे की गति है, भार की जो गति है वो फिर जो है 5 महीने के बाद थोड़ा सा धीमी पड़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है लगभग हम लोग समझ सकते हैं भार की वृद्धि तीव्र गति से होता है और उसका भार जन्म के भार से लगभग 2 गुना हो जाता है 5 महीने तक, 5 महीने के अंदर। और 10 महीने के अंदर जो है लगभग 3 गुना उसका वजन हो जाता है। और शिशु की भार की गति जो है वो 5 माह के पश्चात धीमी पड़ जाती है। ये पॉइंट को अगर आप वीडियो को रोक करके अच्छे से समझेंगे तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे वर्ष में प्रति वर्ष
भार में 3.5 तक वृद्धि होती है। बालक का भार उसके शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि भाई, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साल के अंदर वो 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि एक प्रकार बोल सकते हैं कि 9 किलो, लेकिन उसके बाद ही वो 3.5 पाउंड तक ही वृद्धि होता है, यानी कि तीसरे वर्ष के बाद। पहले क्या था, 7 पाउंड था, यानी कि 3 किलोग्राम, अब हो गया है आपका कितना, 3 से 5 पाउंड, यानी कि लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम। ठीक है, चलिए 1.5 से 2 किलो, 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा देखिए, शारीरिक अनुपात। तीसरा पॉइंट क्या है, शारीरिक अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी प्रोपोर्शन। बॉडी प्रोपोर्शन, बालक का शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक है आपका सिर का अनुपातिक विकास, यानी कि माथा का अनुपातिक विकास, और दूसरा फिर आपका पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आपका है चेहरा का अनुपातिक विकास। फिर तीसरा पॉइंट है धड़ या स्वस्थ का अनुपातिक विकास। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो शारीरिक अनुपात है वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग माथा के हिसाब से सोचते हैं। तो देखिए, सिर का अनुपातिक विकास, यानी कि प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ हेड। जब बच्चा का जन्म होता है उस समय उसकी जो सिर की लंबाई होती है, माथा की जो लंबाई होती है, उसके समस्त शरीर की लंबाई का 25% होती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जितना लंबाई उसका टोटल होता है ना, उसका 25% जो लंबाई है बच्चा का, जो भार मतलब कि समय उस सिर की जो लंबाई है वो 25%। मान लेते हैं बच्चे की पैदा वक्त की अगर वो 20 इंच का पैदा होता है तो 20 का मतलब निकालेंगे तो टोटल क्या, 5 इंच जो है सिर्फ उसका माथा होता है। वहीं पे एक वयस्क व्यक्ति, यानी कि एक जवान व्यक्ति का जो सिर होता है वो मात्र 10% होता है। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका माथा जो है कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका जो माथा की जो लंबाई है वो पूरे शरीर का 25% ले लेता है, यानी कि टोटल अगर 20 इंच है तो 5 इंच जो है सिर्फ माथा होता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर एक जवान आदमी, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति का लंबाई देखेंगे तो उसका शरीर का केवल 10% ही होता है। ठीक है, 2 वर्ष के बालक के शरीर का विकास काफी तीव्र गति से होता है, और सिर्फ सभी 2 वर्ष के अंदर ही पूरा बच्चा जो है ज्यादा तेजी से विकास होता है। उसके बाद फिर वो गति धीमे हो जाता है, फिर 20 साल तक वो बढ़ते रहता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बालक के सिर का जो विकास है वो काफी तीव्र गति से होता है। लेकिन सिर के विकास की यह गति जब बालक पूरा 2 वर्ष का हो जाता है तब मंद पड़ जाती है, और जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है फिर उसका जो ये सिर का गति जो है वो बिल्कुल एकदम एक प्रकार का धीमी पड़ जाता है। और जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तब उसके सिर का 90% तक विकसित हो जाता है, और 15 से 16 वर्ष तक सिर का विकास हो जाता है। और जब वो 5 वर्ष का हो जाता है तब उसके लगभग 90%, कितना हो गया, 90% जो है माइंड का, यानी कि विकास हो जाता है। ठीक है, और फिर 15 से 16 वर्ष तक सिर का जो विकास हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली जो है 15-16 वर्ष तक विकास हो जाता है। तो हम लोग समझ गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इसमें ये था कि बच्चे का जो है जब जन्म होता है तो 25% जो है लंबाई होता है उसका सिर का, शरीर 25%, और वयस्क व्यक्ति का मात्र 10% होता है। ठीक है, और 5 वर्ष तक जो है एक प्रकार का 90% विकास हो जाता है, और 15 से 16 वर्ष तक जो है उसका विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, माइंड का विकास। ठीक है, लंबाई। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, चेहरे का अनुपातिक विकास, यानी कि प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ फेस। पहले हम लोगों ने देखा माइंड के हिसाब से, यानी कि माथा के हिसाब से किस तरीके से अनुपातिक विकास होता है। उसके बाद आप देखेंगे चेहरा, यानी कि फेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जब बालक का जन्म होता है उस समय बालक का जो चेहरा है वो सिर की अपेक्षा छोटा होता है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो उस समय जो उसका चेहरा है वो माथा के कंपेरिजन में जो है एक प्रकार का छोटा होता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है उसका सिर जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो चेहरा है बिल्कुल गोल मटोल सा छोटा होता है, क्योंकि इस समय बालक के दांत नहीं होते हैं। और जब बालक के अस्थायी दांत, एक अस्थायी दांत होता है और एक अस्थायी, अस्थायी मतलब क्या हो गया, परमानेंट, जो कि हमेशा रहता है, और अस्थायी मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, जो कि 6 साल के अंदर खत्म हो जाता है, दूध के दांत जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या बोलता है, जब बालक के अस्थायी दांत आ जाते हैं तब बालक का मुख तथा चेहरा का जो निचला भाग है वो ऊपरी भाग से छोटा होता है। यानी कि जब बालक का ये अस्थायी दांत, यानी कि परमानेंट वाला दांत आ जाता है तब उसका जो निचला भाग है, नीचे वाला जो भाग है वो ऊपरी भाग से फिर छोटा रहता है। ठीक है, तो जब बालक का जन्म होता है उस समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है, हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका धर। धर मतलब क्या होता है, शरीर, एक प्रकार का बोल सकते हैं ना। तो धर या स्कंद, उसको इंग्लिश में स्कंद भी बोलते हैं, तो इसका अनुपातिक विकास कैसे होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ ट्रंक्स एंड शोल्डर्स। शोल्डर्स मतलब एक प्रकार का कंधा जो होता है, शोल्डर्स। ठीक है, और ट्रंक्स, तो धर और स्कंद का अनुपातिक विकास कैसे कैसे होता है हम लोग इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, धर का विकास सिर की अपेक्षा धीमी गति से होता है। ये जो धर का विकास है वो सिर की अपेक्षा, यानी कि माथा की अपेक्षा जो है वो धीरे से होता है। माथा बहुत जल्द होता है, आपको जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तो धर का विकास जो है सिर की अपेक्षा धीमी गति से होता है। नवजात शिशु की छाती कुछ गोलाकार होती है, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसका जो छाती होता है बिल्कुल गोलाकार टाइप का होता है, ऐसे चौड़ा नहीं होता। ठीक है, तथा गर्दन छोटी होती है, और गर्दन जो है छोटे होते हैं, और कंधा जो है वो ऊंचा उठा हुआ होता है। कंधा जो है वो ऊंचा उठा हुआ होता है, शोल्डर जो है ऊंचा उठा हुआ होता है। प्रारंभ में बालक की जो नितंब और कुक्षी है, अब इसका वर्ड क्या है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मतलब बायोलॉजी को तो आप लोग स्टूडेंट नहीं है लेकिन 10th क्लास में पढ़े भी नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ।
प्रारंभ में जो बालक के नितंब और कुक्षी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस, यानी कि जो लड़की का कोख होती है, माँ का जो कोख होती है जिसमें बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, और ये होता है कुक्षी, यानी कि जो मर्द के जो एक प्रकार है जिससे हम लोगों का मूत्र निकलता है, ठीक है। तो वो वाला जो रास्ता होता है या फिर उसी को बोल सकते हैं हम लोग। तो वो जो होता है नितंब और कुक्षी, पेल्विस, ज्यादा ध्यान से नहीं समझिएगा, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो प्रारंभ में जो है ये एक प्रकार का अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ चौड़े होने लगते हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो लड़कियों का जो है कमर बढ़ता है, ठीक है, और लड़कों का जो है वो सीना बढ़ता है। तो इसी तरीके से कमर बढ़ता है, मतलब कि कमर जो है वो चौड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका कोख है, यानी कि बच्चादानी जो है वो एक प्रकार का बढ़ने लगता है, वृद्धि होने लगता है। और लड़कों का जो है सीना चौड़ा होने लगता है, और जिस रास्ते से मूत्र निकलता है वो भी उसका जो है बड़ा होने लगता है। तो यहाँ पर सिंपली यही है, मैं ज्यादा वर्ड को यूज नहीं करूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रारंभ में बालक के जो नितंब और कुक्षी यानी कि पेल्विस है वो वयस्कों की अपेक्षा छोटे होते हैं, ठीक है। फिर आयु वृद्धि, यानी कि जब उसके वृद्धि आयु जो है बढ़ते जाता है, उसका उम्र जब बढ़ते जाता है, फिर उसके साथ साथ चौड़े होते चले जाते हैं। आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है धड़ या स्कंद का अनुपातिक विकास हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाथों व पैरों का अनुपातिक विकास, उसके बाद फिर देखेंगे मांसपेशियों का विकास, ठीक है। ये चौथा पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है। देखिए हाथ और पैर का अनुपातिक विकास कैसे कैसे होता है। प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड लेग्स। नवजात शिशु के अन्य भागों की अपेक्षा हाथ और पैर छोटे होते हैं। बच्चे का जो है हाथ और पैर जो है बिल्कुल छोटा होता है किसी और भाग की अपेक्षा, और उनकी रचना में भी अंतर होता है, और उनका जो रचना है वो भी एक अलग प्रकार का होता है, कोई गोल मोटल होता है, कोई छोटा होता है। और नवजात शिशु की जो अंगुलियां हैं यानी कि फिंगर्स है वो बहुत ही मुलायम होती है, क्योंकि हड्डियां अभी अविकसित होती है। और आपको मालूम है जो बच्चे के जो हड्डियां होती है, आप देखेंगे हाथ पैर, ये होम साइंस है दोस्तों, ये होम साइंस है। यहाँ पर हम लोग अपने घर के ही बारे में, अपने ही बारे में सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नवजात शिशु की जो अन्य भाग की अपेक्षा है हाथ पैर जो है बहुत छोटा होता है, ये हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे मांसपेशियों का विकास। देखिए जो चीज ज्यादा डिटेल में समझाने की होगी मैं उसको अच्छे से बताऊंगा, और जो चीज इजी होगी मैं उसको ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुरंत वहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है और हम लोगों को चैप्टर सिलेबस भी है पूरा खत्म करना होम साइंस का, जैसे बाकी सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। देखिए मांसपेशियों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो मांसपेशी किसे बोलते हैं पहले एक बार बता देते हैं। मांसपेशी मतलब एक प्रकार का जो बॉडी सीखते हैं, तो वहां के अंदर जो हम लोगों का बॉडी बनता है वो मांसपेशी, जांग में जो होता है वो मांसपेशी, ठीक है। तो मांसपेशियों का विकास कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं। तो नवजात शिशुओं की मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए वो पराधीन तथा दुर्बल होता है, तथा उसकी क्रियाओं में भी कोई तालमेल नहीं रहता। हम लोग क्योंकि यहाँ पर बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का शुरू में जो बच्चे का होता है उसका मांसपेशी का बिल्कुल भी विकास नहीं होता है, इसलिए वो पराधीन होता है, यानी कि बहुत कमजोर होता है, और इसकी क्रियाओं में भी कोई तालमेल, और वो काम भी नहीं कर पाता है कोई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दांत के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका दांत, ठीक है। दांत के बारे में कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। देखिए दांत, तीत, दांत निकलने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ में होती है और 25 वर्ष तक चलती है। दांत जो है वो 2 प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी, यानी कि टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट मतलब हमेशा, टेम्पररी मतलब 6 साल तक, यानी कि मतलब टेम्पररी मतलब क्या, कोई चीज टेम्पररी क्या है कि कुछ देर के लिए है, ठीक है। तो दांत निकलने की जो एक प्रक्रिया है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो एक लगातार वाली प्रक्रिया है, और ये कब होता है, गर्भकालीन अवस्था। मैंने आपको बताया था किशोरावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, उसी तरह गर्भकालीन अवस्था मतलब क्या कि बच्चे का पैदा होने से पहले, यानी कि जब वो पेट में होता है तभी से ये जो है यानी कि एक प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, और ये 2 प्रकार का होता है। चलिए प्रकार को देख लेते हैं। एक है अस्थायी प्रकार यानी कि टेम्पररी, और एक है आपका अस्थायी यानी कि परमानेंट। अब अस्थायी क्या होता है इसको समझते हैं। बालक में प्रथम बार दांत 6 माह से 8 माह के मध्य निकलते हैं, यानी कि बालक में जो सबसे पहली बार दांत निकलता है वो 6 से 8 माह के अंदर, यानी कि उसी के बीच में निकल जाता है। दांत जो निकलता है बच्चे के पैदा होने के 6 से 8 महीने के अंदर निकल जाता है। कभी कभी दांत 5वें माह में भी निकल जाता है, कोई कोई बच्चे उसका अगर कैल्शियम वगैरह अच्छा हो तो 5 महीने के अंदर में भी उसका दांत जो है निकल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी दांत जो है जन्म के 5वें में भी निकल जाते हैं, परंतु 5वें माह में दांत तभी निकलता है जब बालक जो बहुत स्वस्थ हो और उसमें कैल्शियम की पर्याप्ति हो, ठीक है। अगर उसमें कैल्शियम वगैरह होगा तो 5 महीने में भी निकल सकता है, लेकिन एक एवरेज माना जाता है 6 से लेकर के 8 महीने के बीच में निकलता है, ठीक है। अब इसी प्रकार दांत जो है कभी कभी 11 या 12वें माह में, कोई ऐसे भी बच्चे देखे जाते हैं जो कि उसका दांत 11 और 12वें माह के बीच निकलता है। क्यों? इसका मुख्य कारण है सबसे पहले तो वो कमजोर है, उसका कैल्शियम की बहुत ज्यादा ही कमी है, और वो अस्वास्थ्य इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण उसका दांत जो है वो 11 से 12 माह के बीच में निकलता है। लेकिन एवरेज जो माना जाता है वो 6 से 8 माह, ठीक है। अगर कैल्शियम ज्यादा है तो 5 माह, नहीं तो एवरेज कितना है 6 से 8 माह। अब इसका प्रमुख कारण बालक का बहुत कमजोर होना है तथा उसका कैल्शियम की कमी होना है। दांतों का निकलना स्वास्थ्य और कैल्शियम के अतिरिक्त वंशानुक्रम, प्रजाति, यौन बालक आहार आदि कारकों पर भी निर्भर करता है। मतलब क्या है
कि दांत का निकलना सिर्फ कमजोर होना और कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, उसको स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। कैल्शियम के अतिरिक्त इसके अलावा वंशानुक्रम यानी कि जो उसका वंश है उसका क्या पता, सबका 10 साल है तो इसका भी 10 साल निकलेगा। उसका जो प्रजाति है, उसका जो यौन बालक आहार, ये सभी चीज के पर वो जो है एक प्रकार का निर्भर करता है। और अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो टोटल कितना होता है, 20। अस्थायी दांतों की संख्या दोस्तों कितना होता है, 20। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अस्थायी दांतों की संख्या, टेम्परेरी दांतों की संख्या 20 होती है और ये अस्थायी दांतों की अपेक्षा छोटे और गुण में हीन होते हैं। और ये अस्थायी यानी कि जो परमानेंट दांत होता है उसकी अपेक्षा में बहुत छोटा होता है ये 20 दांत, और ये गुणहीन होता है, यानी कि इसके अंदर कोई एक प्रकार का गुण नहीं होता एक प्रकार का, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है और गुणहीन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे फिगर के साथ। एक होता है हम लोगों का ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचली जबड़ा। आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपर जॉ यानी कि ऊपरी जबड़ा के बारे में, क्योंकि ऊपरी जबड़ा जो हम लोग का था ऊपर का जो भाग होता है वहाँ के दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। देखिए ऊपरी जबड़ा में जो हम लोगों का सबसे जो आगे का जो 4 दांत होता है, ये 4 दांत ऊपरी जबड़ा में, उसको बोलते हैं काटने वाला दांत यानी कि इंसाइजर। उसके बाद जस्ट उसके बाद वाला दांत जो होता है उसको बोलते हैं चीरने फाड़ने वाला दांत यानी कि कैनाइन। चीरने फाड़ने वाला दांत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग पन्नी वो जो पॉलीथीन होता है उसको फाड़ते हैं, उसको चीरते हैं। कोई चीज जैसे कि कुसियार, उसको हम लोग गन्ना बोलते हैं, वो जो खाते हैं तो उसको इसी दांत से हम लोग चीरते हैं, ठीक। तो एक होता है चीरने फाड़ने वाला दांत, और मीट वगैरह जो मांस वगैरह खाते हैं तो वो इसी दांत का प्रयोग करते हैं, इसी टीथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो काटने वाला दांत 4 हो गया, चीरने फाड़ने वाला दांत जो है वो 1 हो गया। उसके बाद प्रथम चबाने वाला दांत, जिसको हम लोग देहाती भाषा में चौवा भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, यानी कि प्रथम चबाने वाला दांत जो ऊपरी भाग का होता है उसको प्रीमोलर बोलते हैं। उसके बाद द्वितीय चबाने वाला भाग उसको हम लोग बोलते हैं मोलर। तो यहाँ पर इतना ही है आपका सिलेबस में। तो 4 दांत को क्या बोलते हैं, काटने वाला दांत। उसके बाद जस्ट वाले दांत को बोलते हैं चीर फाड़ करने वाला दांत, ये इधर भी होगा इधर भी होगा। उसके बाद ये दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रथम चबाने वाला दांत, और ये दोनों को बोलते हैं मोलर यानी कि द्वितीय मोलर, एक प्रकार का द्वितीय चबाने वाला दांत या फिर मोलर, ठीक है। और प्रथम चबाने वाला दांत को प्रीमोलर बोलते हैं। तो ऊपरी जबड़ा जैसे है उसी तरह से आपका जो है यहाँ पर निचली जबड़ा के बारे में भी है, जो कि आप समझ सकते हैं। ये निचली जबड़ा है, ये द्वितीय, ये है आपका 4 दांत, ठीक है, निचले वाला भाग का। ये चीरफाड़ करने वाला दांत है, जैसे कि मैंने बताया, ये प्रथम चबाने वाला दांत प्रीमोलर, और यह है द्वितीय चबाने वाला दांत मोलर। तो ये चित्र देख करके आपको अच्छे से समझ जाना है और स्क्रीनशॉट लेकर के रखना, अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको बाद में काम दे। इंसाइजर, कैनाइन इंग्लिश में ये सबको बोलते हैं। लोअर जॉ के बारे में समझ गए। अब है दांत निकलने का समय। दांत निकलने का समय भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अलग अलग बोर्ड में। किसी बोर्ड में 3 मार्क्स का होता है, किसी बोर्ड में 2 मार्क्स का होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही है। देखिए दांत निकलने का समय, टूथ एक्सट्रैक्शन टाइम। नीचे के सामने के 2 दांत, नीचे के सामने के 2 दांत मतलब क्या हुआ कि ये जो सामने का 2 दांत है, ठीक है, नीचे वाला भी 2 दांत है, सामने का 2 दांत। तो नीचे के सामने के 2 दांत जो है वो 6 से 8 महीने पर निकल जाता है। तो 6 से 8 माह पर नीचे के सामने के 2 दांत आ जाता है। और ऊपर के बीच वाले 2 दांत, यानी कि ऊपर का जो ये बीच वाला 2 दांत है, ये दांत जैसे कि मैंने आपको बताया 4 दांत में से 2 दांत है, ठीक है। ये 4 दांत में से जो बीच का 2 दांत है वो जो है 8 से 10 माह के बीच में निकलता है। तो शुरू में पहले नीचे वाला दांत निकलता है, उसके बाद फिर ये ऊपर वाला दांत निकलता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे ऊपर के बीच वाले दांत जो है वो 6 से 10 महीने, यानी कि 8 से 10 महीने के बीच में निकल जाता है। उसके बाद किसी बच्चे का एक्सेप्शन में भी होता है, इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि नहीं मेरे यहाँ तो ये हुआ वो हुआ। एक किताब के अनुसार हम लोगों को समझना है, क्योंकि ये लोग सर्च करके कोई भी चीज को लिखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे के सामने वाले के आसपास के दांत, यानी कि जो नीचे के सामने वाले के आसपास के दांत जो होती है, मैं उतना नहीं बताऊंगा। नीचे के जो दांत होते हैं उसके जस्ट बगल वाले जो दांत होते हैं वो 7 से 9 माह पर जो है आ जाता है, ठीक है। और 2 इधर उधर के बीच के जो कुतरने वाले दांत होते हैं, कुतरने वाले दांत जो इधर उधर के बीच के कुतरने वाले दांत जो होते हैं वो 10 से 12 माह पर जो है निकल जाता है, यानी कि 2 इंसाइजर जो है वो 10 से 12 माह के बीच में निकल जाता है, ठीक है। नीचे वाला जो 2 दांत होता है उसके जस्ट जो बगल वाला दांत होता है वो 10 से 12 माह के बीच में आ जाता है। अब यहाँ पर 5वां है 4 ऊपर एवं 4 नीचे के फाड़ने वाला दांत, यानी कि 4 टॉप एंड 4 बॉटम कैनाइन जो है वो 18 से 20 माह पर आ जाता है, ठीक है। और 4 अग्र चरोनक दांत जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, ये 12 से 18 माह पर आता है। और 4 द्वितीय चरोनक दांत जिसको बोलते हैं 13 से 24 माह पर आ जाता है, जिसको बोलते हैं 4 मोलर। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में एक प्रकार का पूछता भी है, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछता जब भी है तो ये 2 पॉइंट आपको सिर्फ पूछेगा, नीचे के सामने के 2 दांत, ऊपर के बीच वाले 2 दांत। और कंफ्यूजन करने के लिए दोनों कभी कभी पूछ देता है, इसलिए नीचे के सामने के 2 दांत 6 से 8 माह पर, ऊपर के बीच वाले 2 दांत 8 से 10 माह पर। बाकी ये सभी चीज को अच्छे से आप दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो समझने वाली कोई बात नहीं, बस दांत का नाम दिया हुआ है और कितना महीने कौन से महीने में ये उगता है वो दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अस्थायी दांत। परमानेंट टीथ काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक अलग से अस्थायी दांत के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अस्थायी दांत जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि हमेशा रहने वाला टीथ। देखिए सभी अस्थायी दांत निकलने के बाद, यानी कि जो अस्थायी दांत निकलता है वो 6 महीने में जो है समाप्त हो जाता है। और ये अस्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ जो है वो 6 वर्ष के बाद ही निकलना शुरू होता है, निकलना जो है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले अपन समझ गए अस्थायी दांत जो वो शुरू से नहीं होता है, वो जस्ट 6 वर्ष के बाद ही निकलना शुरू होता है।
जब तक कि वो अस्थायी दांत धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, और शारीरिक विकास को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक विकास का जो है वो 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहला है वृद्धि पेशीय कौशल तथा लघु पेशीय कौशल। एक है बड़ा यानी कि दीर्घ पेशीय कौशल भी बोल सकते हैं, लघु यानी कि शॉर्ट पेशीय कौशल। अब वृद्धि पेशीय कौशल बालक शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रित या योग्यताओं को बताता है, और वृद्धि पेशीय कौशल जो है वो बालक के शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न भाग पर नियंत्रण की योग्यताओं को बताता है। और लघु पेशीय कौशल जो है उसके विभिन्न शारीरिक अंगों के समवर्गीकरण के स्तर को बताता है, जैसे कि अपने अंगूठे तथा पहली अंगुलियों से किसी वस्तु को उठाना। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि जो ये होते हैं नियंत्रण होते हैं वो 2 भागों में बांटा गया, एक वृद्धि पेशीय कौशल, एक लघु पेशीय कौशल। अब वृद्धि पेशीय कौशल जो है वो एक प्रकार का बोल सकते हैं कि एक पूरा हाथ को अगर बताता है, तो ये जो शॉर्ट यानी कि लघु पेशीय कौशल है वो आपके उंगली के बारे में बताता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर एक छोटे चीज को बताना वो आपका लघु पेशीय कौशल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान, चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड ऑफ WHO। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी पड़ रही है, मैं भी समझता हूं, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस होम साइंस का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, जल्द से हम लोग को खत्म करना है, तो 5 मिनट करके थोड़ा सा कभी कभी अगर वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो चलिए इसको रहने देते हैं। ये पार्ट 2 था आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया होम साइंस का ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर रखा है, उसके बाद ये पार्ट 2 है जो कि हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में इसका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया होम साइंस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहला ही चैप्टर से होता है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी चैप्टर को, सभी पार्ट को। पार्ट 1 ऑलरेडी अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, पार्ट 2 ये हो गया, पार्ट 3 भी आ जाएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जो भी वीडियो आया हुआ है, और पार्ट या फिर प्लेलिस्ट पे जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी मैं कर रहा हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों का ये काम है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ये काम करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, वीडियो लेके आते हैं। बस आप लोगों का काम है बच्चों तक पहुंचाना, शेयर करना, सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस वगैरह में लगाना, टेलीग्राम में शेयर करना, और अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ पर किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, और आप लोग अगर अपने दोस्तों को जोड़ेंगे तो आप लोगों का डिस्कशन होगा, और आपको मालूम है कोई भी पढ़ाई से ज्यादा डिस्कशन काम देता है। डिस्कशन जितना करेंगे आपको कॉन्सेप्ट जो है यानी कि चीजें जो है उतनी अच्छी से समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे विश्व संज्ञा संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान, चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड ऑफ WHO। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।